हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस हमारे क्लास में। ठीक है, तो जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम टॉप 15 क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़िए। ये जो है ना, ठीक है, 15 प्रश्न इस क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो कि यूपी से पहले से NM 5272 जो पोस्ट आया है, BT SC NM या किसी भी स्टेट की आप तैयारी करते हैं NM के लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जिसमें 15 प्रश्न ठीक है देखेंगे हम लोग। जो लोग भी जुड़े हैं एक बार चल रही वीडियो को आप लोग लाइक करिए, दोस्तों में क्लास को शेयर करिए और लास्ट तक सभी लोग बने रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पहला प्रश्न बताइए, फर्स्ट प्रश्न क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि बिडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया के लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है, हैजा के लिए या पित्त ज्वर के लिए किया जाता है? देखिए, बिडाल टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। यानी कि देखिए, बिडाल टेस्ट टाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए किए जाने वाला एक रक्त परीक्षण है। ठीक है, यह जो है किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी या सोमोनेला पैराटाइफी जैसे बैक्टीरिया के प्रति शरीर की एंटीबॉडी का पता लगाता है। ठीक है, इसे विल फोलिक्स टेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे विल फेलिक्स टेस्ट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। विडाल टेस्ट की प्रक्रिया कैसे होगी? तो रक्त का नमूना लिया जाएगा, फिर से रक्त के नमूने में मौजूद एंटीबॉडी की संख्या मापी जाती है। ठीक है, और उसके आधार पे यानी कि एंटीबॉडी उपस्थिति के आधार और मात ठीक है आधार पर टाइफाइड बुखार का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो है संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलने वाला प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला संक्रमण है। हैजा पता ही है। ठीक है, यानी कि कोलेरा जिसे में क्या होता है? तो राइस वाटर स्टूल होता है। ठीक है, दस्त जिसे निर्जलीकरण ठीक है कारण बनने वाला एक जीवाणु संक्रमण, जो कि आमतौर पे पानी के माध्यम से फेकोरल रूट के माध्यम से फैलता है। पित्त ज्वर क्या होगा? तो पीला बुखार इसे कहा जाएगा, एक तीव्र वायरल ठीक है रक्तस्रावी रोग है जो संक्रमित मच्छरों के द्वारा फैलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे पीलिया भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सेकंड नंबर बताएंगे। ठीक है, रंग अंध व्यक्ति में इनमें से किस रंगों में भेद नहीं हो सकता है? यानी कि देखिए, कौन कौन सा रंग है जिसमें ठीक है इसमें इसे क्या कहते हैं? कलर विजन कहते हैं, कलर विजन कहते हैं। तो कौन कौन से कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है? तो ये बताना है। पीला, हरा, ठीक है, काला और नीला में, लाल और हरा में, नीला और हरा में। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो इनको क्या होगा? तो कौन कौन से रंग में? ठीक है, तो लाल और हरा रंगों को ठीक है डिफरेंस करने में इन्हें यानी कि भेद नहीं कर पाते हैं ये। ठीक है, इन्हें पता नहीं चलता है यह क्या होता है। तो जिन लोगों की समानता इसमें परेशानी देखी जाएगी उनमें क्या? तो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहा जाएगा, इसे वर्णांधता कहा जाता है। सीधी तरीके से कहा जाए तो यह जन्म से भी हो सकता है या जीवन में भी हो सकता है, यानी कि जन्म से पैदाइशी भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। यह क्या? तो वंशानुगत का कारण भी हो सकता है, यानी कि वंशानुगत कारण भी हो सकता है। ठीक है, यह देखिए, यह महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में देखा जाएगा, पुरुषों में सबसे ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लाल और हरा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, बताएंगे। ठीक है, डैश डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का ठीक है अभिलक्षण है। तो बताइए कौन सा है अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण? सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, अल्जाइमर रोग क्या है? तो याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण मानसिक ठीक है क्रियाओं को नष्ट करने वाली एक क्या होती है? तो प्रगतिशील बीमारी होती है, यानी कि बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, वृक्क कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं या ठीक है यकृत कोशिकाएं। तो यहाँ पे आसान क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिका हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि मस्तिष्क में देखिए न्यूरॉन्स और क्या पाए जाते हैं? ठीक है, ग्लियन कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं मिलकर मस्तिष्क के व्यवहार को तय करती हैं। ठीक है, अल्जाइमर रोग में क्या होगा? तो एक मस्तिष्क संबंधी रोग होता है, ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, वृक्क कोशिकाएं क्या होती है? तो गुर्दे की नलिकाओं में मौजूद कोशिकाएं होती है वृक्क कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं होंगी, ठीक है, तो इन कोशिकाओं को भी न्यूरॉन्स कहा जाता है, तंत्रिका कोशिकाओं को भी न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं क्या करेंगी? तो ये कोशिकाएं जो ना शरीर में विद्युत संकेतों को भेजने
और प्रभाव को कम कर, ठीक है, कम करने का काम करती हैं। ठीक है, चलिए यकृत कोशिकाएं देखिए। तो यकृत कोशिकाएं क्या है, तो इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस एंड कई सारी चीजें जैसे कि कुप्फर कोशिकाएं, डेड्राइटिस कोशिकाएं और हेपेटिक स्टेलिक कोशिकाएं शामिल होती हैं। यकृत की कोशिकाएं कई तरह से काम करती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, फोर्थ नंबर को देखेंगे। नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों वृषण, ठीक है, वृषण में उत्पत्ति की विफलता को कहा जाता है। तो सभी लोग यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, नवजात शिशुओं में जन्म के समय एक या दोनों वृषणों में उत्पत्ति की विफलता को क्या कहा जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या कहा जाएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर करिए क्या कहा जाएगा। ठीक है, ऑर्किडोप्लेक्सी कहा जाएगा, फाइमोसिस, क्रिप्टोक्रिज्म कहा जाएगा, या हेड्रोसेले कहा जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार की क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिप्टोक्रिज्म हो जाएगा। ये क्या होता है, तो अधिक सामान्य जन्म विसंगतियों में से, ठीक है, क्या होता है, एक प्रकार की जन्म विसंगति है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, ऑर्किडोप्लेक्सी क्या होता है, तो एक शल्य क्रिया है जिसमें अंडकोश अंडकोश को सॉरी अंडकोश को अंडकोश में उतारा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फाइमोसिस क्या होता है, तो फाइमोसिस एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें लिंग के आगे के हिस्सा की तंग चमड़ी को वापस अपनी जगह पे नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न बताएंगे, फिफ्थ नंबर बताइए। ठीक है, फिफ्थ नंबर बताएंगे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन होता है। तो फिफ्थ नंबर का सभी लोग आंसर करेंगे और क्लास को एक बार शेयर करिए। भारत में नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है, तो ऑप्शन ए होगा 1.5 से 2.5 किलो होगा, 2.5 से 3.5 किलो हो जाएगा, या 1.5 से 3 किलो हो जाएगा, या 4.5 से 5 kg। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, डी तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से आंसर करिए और क्लास को आप लोग शेयर करेंगे। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, 2.5 से 3.5 kg जो होता है ना। ठीक है, भारत में नवजात शिशु का सामान्य वजन होता है। ठीक है, तो सामान्य वजन लगभग कितना, तो 3.2 kg भी होगा। इसमें देखिए 2.5 से लेके 3.5 kg जितना रहेगा, ठीक है, तो ये आपका सामान्य माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, बताएंगे जन्म के समय दिया जाने वाला टीका इसमें से कौन कौन सा है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, एक जोड़ा आप लोगों को बताना है, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, एंड ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर, या डीपीटी, एमएमआर, या हेपेटाइटिस बी। तो इसमें जितना दिया गया है ना, इसका सभी लोगों को फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यदि आपको आता है तो, नहीं आता है वही नहीं लिखेगा। सभी लोग क्लास देख रहे हैं, सब लोग ऑफलाइन जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और जिनको नहीं आता है वही नहीं लिखेंगे। चलिए तो सिक्स का यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या है पे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बीसीजी दिया जाता है, एंड ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, एंड हेपेटाइटिस बी। और बीसीजी का फुल फॉर्म भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए नवजात शिशुओं को बीसीजी पोलियो की पहली खुराक दी जाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का भी टीका जन्म के समय तुरंत बाद दिया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और सारे टीके कौन कौन से, ठीक है, शिशु को दिया जाता है, यानी कि जैसे हेपेटाइटिस हो गया, सॉरी डिप्थीरिया के लिए, एंड टेटनस परट्यूटिस के लिए डीपीटी दिया जाता है, और काफी सारे वैक्सीन इसमें दिया जाता है। तो मेन आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बीसीजी, ओपीवी, एंड हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर बताइए क्या हो जाएगा, केवल निम्नलिखित लक्षणों के द्वारा स्तनपान की पर्याप्तता का आकलन किया जाता है। तो किस लक्षण के द्वारा पूछा गया है इसमें से, केवल निम्नलिखित यानी कि किस लक्षण के द्वारा स्तनपान की पर्याप्तता का आकलन किया जा सकता है, सिवाय, तो किसके सिवाय किया जाता है, सभी लोग जल्दी से यहाँ पे बताएंगे। सेवेंथ का क्या हो जाएगा, यानी कि प्रतिदिन 6 से 8 बार मूत्र करता है, या फीड के बाद 2 से 3 घंटे सोता है, वजन पर्याप्त रूप से बढ़ता है, ठीक है, या 3 दिन में जन्म के समय के वजन को पार करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेवन का, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, 3 दिन में जन्म के
समय वजन को पार करता है तो स्तनपान की प्राप्यता का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, इसके सिवाय कहा गया इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एंड बताइए 8 नंबर क्या हो जाएगा, नवजात शिशु के सामान्य शरीर का तापमान बताना है आप लोगों को कितना हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को कई बार करवाया जा चुका है। तो यहाँ पे बताएंगे नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान 36 से 36.8 डिग्री सेल्सियस या 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस होगा, या 37 से 38 डिग्री सेल्सियस या 37 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। सामान्य तापमान आप लोगों से पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि नवजात शिशु के शरीर का समान तापमान कितना होगा, तो 36.5 से यानी कि 97.7 फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में यदि करेंगे तो कितना होगा, 97.7 फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेके कितना होगा, तो 37.4 जो है ना, ये कितना होगा, तो 99.5 फ़ारेनहाइट के बीच होता है। इतना ध्यान रखना आप लोगों को। फ़ारेनहाइट में यदि पूछ दे तो ये तो आपका डिग्री सेल्सियस में दिया गया है 36.5 से 37.4। ठीक है, यदि यही आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 97.7 फ़ारेनहाइट से, ठीक है, 99.5 फ़ारेनहाइट जो कि सामान्य तापमान होता है। ठीक है, यह जो तापमान होता है जन्म के समय वजन और माँ के बुखार पर निर्भर भी करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9th नंबर बताइए सभी लोग जल्दी से, क्या होगा, नवजात शिशु में जन्म के बाद जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है। तो कौन सा शामिल है, ठीक है, स्टम्पिंग, वेस्टिंग, प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम या उपरोक्त सभी। तो आंसर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9th का क्या पूछा गया है, तो नवजात शिशु में जन्म के बाद के जीवन में, यानी कि जन्म के बाद के जीवन में निर्बल पोषण पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल कौन सा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9th का, तो 9th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि, ठीक है, स्टंटिंग क्या होता है, तो जब किसी बच्चे की लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से कम हो तो स्टंटिंग कहा जाएगा, वेस्टिंग हो जाएगा, या यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम ये भी हो जाएगा। ठीक है, सारे हो जाएंगे जो कि निर्बल पोषण और विकास के प्रति, ठीक है, प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है नवजात शिशु के जन्म के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए जीन्स किसके बने होते हैं, जो जीन होते हैं तो किसके बने होते हैं, बताइए, स्टोन के, पोली, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन के, या लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए किसके बने होते हैं जीन। ठीक है, सभी लोग एक बार बताइए, तो क्या हो जाएगा 10th का राइट आंसर, ऑप्शन भी होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीन जिसे डीएनए भी कहा जाता है, तो इस डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सभी लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यानी कि क्या होता है, तो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए क्या होता है, एक लंबी केमिकल चेन होती है जो कि मुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे समान सीधे तरीके से आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आप लोग बता देंगे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है, तो मोनोमर्स का एक संयोजक होता है। कौन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, ये क्या होता है, मोनोमर्स का एक संयोजक होता है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, 11 नंबर को देखेंगे, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आज का हलवा क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग जल्दी से, जो लोग भी क्लास में जुड़े हैं ना, एक बार क्लास को आप लोग जल्दी से दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो को जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हुए हैं ना, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बताइए क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो क्रोमोसोम्स की संख्या पूछा गया है, जोड़ी में आपसे नहीं पूछा गया है। 46 होगा, 48 होगा, 49 होगा, या 50 होगा। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे। ठीक है, सभी लोग बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। ठीक है, कितनी होती है क्रोमोसोम्स की संख्या, तो ये हो जाएगा 46 हो जाएगा, यानी कि मानव शरीर में, ठीक है, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 46 होगा। और यदि आपसे जोड़ी में पूछा जाता तो ये 23 जोड़ी आप लोग बता देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 12th नंबर बताइए सभी लोग।
ठीक है, एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? तो सभी लोग बताएंगे एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जोड़ी पूछा गया है 46, तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट तो आपका ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए 23 होगा, 24 होगा, 48 होगा। तो 48 भी तो नहीं होगा। जोड़ी में आप लोगों से पूछा गया, अभी मैंने इससे पहले ही बताया था आप लोगों को, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी होते हैं। देखिए मानव शरीर में किसी भी कोशिकाओं में कितने, तो 23, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि कुल कितने, तो 46। ठीक है, कुल कितने, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें से 22 जोड़े जो होते हैं ना, ऑटोसोमल कहलाते हैं, और ये नर और मादा दोनों में समान होते हैं। बाकी एक जोड़ी जो होते हैं, एक जोड़ी को क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी जो आपके होते हैं ना, ठीक है, ये नर और मादा दोनों में पाया जाता है, जिसे ऑटोसोमल कहा जाता है। और एक जो पाया जाता है ना, ठीक है, एक जोड़ी जो गुणसूत्र पाया जाता है, उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और ये नर और मादा में दोनों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी से मिलके एक, ठीक है, 22 तो सब में रहते हैं, 22 जोड़ी सब में रहते हैं, लेकिन एक जोड़ी जो होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, और दोनों को मिला के 23 यानी कि 23 जोड़ी हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, बताएंगे थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो सभी लोग बताइए, क्या हो जाएगा? यकृत में होगा, गला में होगा, काक में होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो 13 का सभी लोग जल्दी से बताएंगे। थायराइड ग्रंथि, सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 का? तो ऑप्शन भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गला में। थायराइड ग्रंथि जो है ना, गर्दन के सामने एडम्स एप्पल के ठीक नीचे श्वास नली के दोनों ओर स्थित होते हैं। कौन? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, यह कैसा होता है? तो यह तितली के आकार का, इसे कह सकते हैं, ठीक है, तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? तो अंतःस्रावी प्रणाली का, ठीक है, अंतःस्रावी प्रणाली का हिस्सा है। यह हार्मोन बनाती है जो कि शरीर के चयापचयों को नियंत्रित करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यकृत के बारे में आप लोगों को पता है, कांख आप लोगों को पता ही है। ठीक है, चलिए, तो आसान आसान क्वेश्चन है। यानी कि बगल का कक्ष, यानी कि मानव शरीर का वह हिस्सा जहाँ बाह कंधे से जुड़ती है, उसे कांख कहा जाता है। ठीक है, यकृत आप लोगों को पता है, ये लीवर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर बताइए, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसलेट, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कई बार। ठीक है, ये जो होता है ना लैंगरहैंस के आइसलेट, ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में, अग्नाशय में, पेट में, या दिल में? तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ये क्या होते हैं? अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है लैंगरहैंस के आइसलेट। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाएंगे? अग्नाशय में पाए जाते हैं लैंगरहैंस के आइसलेट। ठीक है, और यह क्या होते हैं? तो अंतःस्रावी कोशिकाओं का एक समूह होता है। ये कोशिकाएं क्या करेंगे? ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करती है। इन्हें लैंगरहैंस के द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका खोज किसने किया था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? सभी लोगों को बताना है, लैंगरहैंस के आइसोलेट का खोज किसके द्वारा किया गया था? कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं लैंगरहैंस के आइसोलेट? तो अग्नाशय के भीतर अनियमित आकार के पैच होते हैं। ठीक है, ये पूरे शरीर में ऊर्जा संतुलन में अहम भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका बताएंगे किसने खोज किया था लैंगरहैंस के आइसोलेट का। चलिए आगे बढ़िए, अग्नाशय के बारे में पता ही है, एक प्रकार का क्या है? तो पाचन तंत्र का, ठीक है, एक अंग है। यह पेट के पीछे की तरफ स्थित होता है। ठीक है, और अग्नाशय के दो मुख्य काम होते हैं, क्या? तो पाचन रस बनाना और हार्मोन को बनाना। छोटी आंत को पता ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोगों को पता ही है, पाचन तंत्र का एक अंग होता है। यह पेट और बड़ी आंत के बीच में स्थित होता है। चलिए आगे बढ़िए, पेट और दिल आप लोगों को पता ही है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से पीड़ित एक मरीज, ठीक है, वारफेरिन ले रहा है, वारफेरिन ले रहे मरीज के लिए क्या निषेध है? तो क्या उसके लिए उसे नहीं लेना चाहिए? आप लोग सब लोग जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा? आंसर करिए। ठीक है, पल्मोनरी एल्बोलिज्म के बारे में पूछा गया है, तो आंसर करेंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, और जितने भी लोग जुड़े हैं ना, सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे, लास्ट में अपना स्कोर बता के जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि एसिटाइल।
ठीक है, सॉल्सिलिक एसिड हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, जो कि नहीं लिया जाता है। पल्मोनरी क्या पूछा गया, पल्मोनरी इन्वॉल्यूम से पीड़ित एक मरीज वारफेरिन ले रहा है तो उसे, ठीक है, वारफेरिन ले रहे हैं मरीज को, क्या निश्चित होता है, तो एसिटाइल सिलिक एसिड नहीं लेना चाहिए उसे। ठीक है, फेरस सल्फेट जो होता है क्या होता है, तो एक लोहे का नमक होता है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसे आयरन सल्फेट या ग्रीन विट्रियल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपने ठीक है, ग्रीन विट्रियल भी देखा होगा, ठीक है, नाम पढ़ा होगा, तो उसे फेरस सल्फेट कहा जाता है, फेरस सल्फेट उसे कहा जाता है। एंड आगे बढ़िए, हम लोग देखेंगे क्या है एटिनोलॉल, क्या है आप लोगों का, तो ये क्या है, तो एक बीटा ब्लॉकर दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप और हृदय से जुड़े सीने में दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके 15 प्रश्न। मिलेंगे सभी लोगों से कल सुबह 9 बजे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। अपना अपनों का ख्याल रखें, और क्लास में जितने भी लोग जुड़े हैं लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। एंड वीडियो को आप लोग लाइक करके फिर जाएंगे, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।